हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 24, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बच्चों एसी फंडामेंटल के बारे में। कल हमने ऑलरेडी एक क्लास ले लिया था जिसमें हमने देखा था कि एसी और डीसी का वेवफॉर्म कैसे बनता है ना। हमने सारे वेवफॉर्म्स को समझा था। कल हमने देखा था कि जो हमारे पास में विद्युत जनरेट होती है ईएमएफ के रूप में, वो साइनोसॉइडल अर्थात ज्या तरंग के रूप में कैसे जनरेट होती है उसकी हमने परिभाषा देख लिया था। आज हम लोग इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें आप लोग को पढ़ाने वाला हूं मैं कि चक्र क्या होता है ना, साइकिल क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल कैसे बनती है, उसका आवर्तकाल क्या होता है, उसमें एक साइकिल बनने में कितना समय लगता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है ना, इन फेज आउट फेज, बहुत सारी चीजें मैं आज आप लोगों को इस क्लास में लेकर के आया हूं और आज इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो आईटीआई के संबंधित कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एएलपी हो, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट हो, डीएमआरसी हो, डीआरडीओ हो, है ना, किसी भी विद्युत विभाग की तैयारी कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास रखी गई है जिसमें डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले, इलेक्ट्रिकल वाले भी जुड़ सकते हैं। उनका बेस फाउंडेशन इसमें मजबूत होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों एसी फंडामेंटल को। यदि बच्चों पहली बार आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को, क्लास नंबर 24 को, एसी फंडामेंटल को, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं साइकिल क्या होती है, चक्र क्या होता है। ओके, तो चक्र का मतलब होता है बच्चों कि जब वेवफॉर्म स्टार्ट होती है किसी पॉइंट से और वो 180 और 360 कंप्लीट कर लेती है, अर्थात जीरो से स्टार्ट होकर के 180 डिग्री पर पहुंचती है, वो हाफ साइकिल कहलाता है। और अगर वो 360 डिग्री कंप्लीट कर ले उसे हम बोलते हैं बच्चों 360 डिग्री को एक चक्र बोलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसी फंडामेंटल का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, है ना, चक्र के बारे में, आवर्तकाल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे इन फेज क्या होता है, आउट फेज क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, बहुत सारी चीजें। आज की क्लास एकदम फाड़ू, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। तो आज की क्लास को मिस बिल्कुल मत करना, डिटेल में पढ़ना है आप लोग को और स्किप बिल्कुल मत करना है ना, ताकि आप लोग को सारी चीजें यहां पे सीखने को मिले। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 24 को। चक्र के बारे में देखते हैं, चक्र क्या कहता है। तो चक्र को बेसिकली हम लोग इंग्लिश में साइकिल बोलते हैं। चक्र होता क्या है बच्चों, तो सबसे पहले उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या कहता है, चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में 360 डिग्री घुमाने पर उसमें उत्पन्न ईएमएफ को एक चक्र की ईएमएफ कहते हैं। अर्थात किसी भी साइकिल में, है ना, हम बोलेंगे कि कोई हमारे पास में क्या है बच्चों, वेवफॉर्म है, ये यहां से यहां तक बनती है बच्चों हाफ साइकिल और यहां से यहां तक बनती है बच्चों फुल साइकिल। अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट वोल्टेज का जो बढ़ना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक चक्र। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जीरो से स्टार्ट होगी और यहां पे आकर के पहला पॉजिटिव साइकिल बनाएगी, अर्थात जिसे हम बोलते हैं धनात्मक, और यहां से स्टार्ट होगी बच्चों यहां तक जाएगी, इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक। ओके, तो ये नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होगी। इस पूरे चक्र को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक चक्र या एक साइकिल। ओके, और हम इसमें देखेंगे कि एक साइकिल में जो है वो कितने डिग्री घूमता है। तो एक चक्र की ईएमएफ जो होती है बच्चों कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं। अर्थात चक्र क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि चालक तार को, है ना, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में 360 डिग्री घुमाने पर उसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक चक्र की ईएमएफ कहलाती है। उसे हम लोग एक चक्र की ईएमएफ कहते हैं जो कि 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन की होती है। एक चक्र कैसे कंप्लीट होता है बच्चों, ये हमने डायग्राम बना लिया है, इसमें देखेंगे हमारा जो साइकिल स्टार्ट होता है, जो चक्र स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है ना, और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो मैक्सिमम की कंडीशन पे आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, 90 डिग्री की पोजीशन। फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, उसका वैल्यू कम होने लगती है और एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे हमारा मान जो है तो पॉजिटिव का जीरो हो जाता है। उसकी डिग्री को हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री में वापस जीरो हो जाता है। फिर नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होती है और 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे चक्र को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक चक्र।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा साइकिल का मतलब क्या होता है ना। मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरे पास में जैसे ये बना हुआ है ना ये, तो अब हमारे पास में कितने साइकिल हो गए बच्चों, 2 साइकिल हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव, अर्थात हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो है तो यहाँ पे 2 साइकिल दर्शा रहा, मतलब 2 चक्र बन रहे हैं, यहाँ पे 1 चक्र बन रहा। चक्र का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि एक चक्र बनने में या एक चक्र को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक चक्र को लगने में कितना टाइम लग रहा है ना, ये उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो इसका परिभाषा क्या होती है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे एक चक्र की ईएमएफ उत्पन्न करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से दर्शाया जाता है, अर्थात इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, आवर्तकाल अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम, T बराबर 1/f, और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी इकाई होगी क्या होगी, सेकेंड होगी, क्योंकि आवर्तकाल का मतलब होता है बच्चों टाइम पीरियड, और टाइम की इकाई क्या होती है, सेकेंड में लिखी जाती है। तो इसका जो सूत्र होगा वो T बराबर 1/f होगा, और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों क्या होगी, सेकेंड में होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि जो इंडियन फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बच्चों, f बराबर 50 होती है। ओके, हमारे जो घरों में आवृत्ति आती है वो कितनी आती है बच्चों, 50 हर्ट्ज की आती है। अब हमको देखना है कि जो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति आती है, 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में 50 बार हमारी आवृत्ति क्या कर रही है, 50 बार बन रही है, अर्थात 50 चक्र कंप्लीट कर रही है। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास में जो आवृत्ति होती है f बराबर 1/t होता है, अर्थात हम क्या कहेंगे बच्चों कि 50 चक्र कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। ओके, लेकिन वहीं पे हम बात करें टाइम पीरियड की, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या कहता है, T बराबर 1/f, अर्थात T बराबर 1/f की हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया 1 सेकंड में अगर इंडिया की 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकंड में 50 बार अगर वो क्या करती है, 50 साइकिल कंप्लीट करती है 1 सेकंड में, तो एक चक्र का कितना समय होगा, तो हम भाग देंगे 1 में 50 का, तो निकल करके आएगा बच्चों 0.02 सेकेंड। ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक चक्र का कहलाएगा। अर्थात एक चक्र कंप्लीट करने में जो लगने वाला समय होगा बच्चों कितना होगा, 0.02 सेकेंड लगेगा। ओके, ये क्या कहलाएगा बच्चों, आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्तकाल का मतलब समझ गए आप, एक चक्र। इसको अब मैं बता दूं यहां पे कि यह एक चक्र है ना, ये इस एक चक्र को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है बच्चों, 0.02 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ये एक चक्र हो गया। ऐसे ही हम क्या कहेंगे कि अगर हम निकाल लें कि 10 चक्र का, ठीक है, 10 चक्र में कितना समय लगेगा ये निकाल के बताओ, तो हम बोलेंगे कि भैया हमको 10 चक्र में कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे T बराबर, है ना, हम जानते हैं सूत्र 1/f होता है, तो हम निकालेंगे 1/10 बराबर निकल करके आएगा, 10 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव रखेंगे, 10 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा और 1 बार जाएगा, अर्थात हम बोलेंगे बच्चों कि 10 चक्र का, ओके, हम लोग क्या बोलेंगे कि 10 चक्र में कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे बच्चों को 10 चक्र में जो है तो हमें समय कितना लगेगा, 0.1 सेकेंड लगने वाला है। ओके, 10 चक्र, अगर 10 साइकिल बनेंगी तो उसमें कितना समय लगेगा, 0.1 सेकंड लगेगा। अगर एक चक्र बनेगी तो उसमें कितना समय लगेगा बच्चों, 0.02 सेकंड लगेगा। अगर हम वहीं पे बात करें कि हमारे पास में कितने चक्र लगा रहे हैं, हमारी जो चक्र है ना, जो साइकिल बन रही है कितनी बन रही है, मान लेते हैं कि 30 बन रही है, तो हम बोलेंगे T बराबर 1/30। ठीक है, इसका भाग दे देंगे, नहीं जाएगा भाग, अब यहां पे क्या हो जाएगा, हम दशमलव के बाद 0 रख देंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक और 0 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, 30 × 90 है ना, अर्थात 0.03 सेकेंड लगेगा कितने चक्र कंप्लीट करने में, 30 चक्र कंप्लीट करने में। वहीं पे हम बात करें कि जो भारत में है ना फ्रीक्वेंसी होती है कितने होती है बच्चों, कितने चक्र में होती है, तो हम बोलेंगे कि 50 चक्र कंप्लीट करता है कितने में, 1 सेकेंड में। तो उसका आवर्तकाल कितना होगा बच्चों, उसका आवर्तकाल कितना होगा, T बराबर 1/f
अर्थात कितना हो जाएगा 1/50। ओके, 1 क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि 50 चक्र में है ना कितना निकल करके आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 50 चक्र में जो है तो समय कितना 1 सेकंड लगता है। तो 1 सेकंड में कितना लगेगा बच्चों 0.02 सेकंड लगेगा। तो ये कहला गया अपना बच्चों क्या आवर्तकाल। आवर्तकाल कुल प्रकार है ना कुल मिला के इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जितने चक्र का आपको बोले बच्चों, कितने भी चक्र का आपको बोल दे 2 चक्र 5 चक्र 10 चक्र, आपको क्या करना है सूत्र लगाना है F बराबर 1/f है ना, सॉरी T बराबर 1/f, और इससे निकाल देंगे आपको क्या आवर्तकाल, अर्थात 1 चक्र या 2 चक्र 10 चक्र में कितना समय लग रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, आवृत्ति को हम लोग F से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है देख लेते हैं। तो जो आवृत्ति होता है बच्चों, एक चक्र पूर्ण करने में है ना, एक चक्र पूर्ण करने में लगने वाला समय आवृत्ति कहलाता है। इसे हम चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, तो हम इसका सूत्र लिखेंगे F बराबर 1/T, और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों क्या होगी Hz, मतलब हर्ट्ज में होगी। हम क्या कह सकते हैं आवृत्ति को, वह एक चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों F बराबर 1/T होता है। और हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे कि एक चक्र पूर्ण करने में आवृत्ति किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे एक चक्र कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला समय उसका क्या कहलाता है बच्चों, आवृत्ति कहलाती है। अब मैं बता दूं आपको कि आवृत्ति यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे, हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो हम बोलेंगे हम जानते हैं आवृत्ति निकालने का सूत्र होता है F बराबर 1/T। ओके, F बराबर 1/T, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको कि चक्र है ना, चक्र प्रति सेकंड में इसको हम बोल सकते हैं, चक्र बटे सेकंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चों। हम बोलेंगे कि एक चक्र कंप्लीट करने में है ना, एक चक्र बटे 1 सेकंड की हम बात करेंगे तो कितना निकल करके आएगा बच्चों, कितना निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा 1 हर्ट्ज निकल करके आएगा, 1 साइकिल निकल करके आएगा। वहीं पे हम बात करें यदि हमारे इंडियन की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, हम बोलेंगे कि F बराबर, हम जानते हैं कि हमारे पास में कितना है बच्चों 50 चक्र है। ये एक चक्र की हम बात कर रहे थे अभी ऊपर है ना, एक चक्र की बात कर रहे थे, अब हम 50 चक्र की बात कर रहे हैं। 50 चक्र में कितना लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा। 1 सेकंड में हमारी जो साइकिल होगी वो 50 चक्र कंप्लीट करेगी। तो 50 चक्र बटे 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड जो है तो हमारा आवृत्ति कहलाएगा। अर्थात हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों कि 50 चक्र है ना, 50 साइकिल अपान 1 सेकंड लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 50 चक्र अपान 1 सेकंड बराबर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा बच्चों, 50 बार जाएगा, 50 हर्ट्ज कहलाएगा। ओके, फिर से मैं यहां पे बता देता हूं, F बराबर 1/T होता है, टाइम लग रहा है, तो हम 50 चक्र की हम बात करेंगे तो कितना लगेगा, 1 सेकंड में 50 चक्र कंप्लीट होगा तो उसकी जो आवृत्ति कहलाएगी कितनी कहलाएगी बच्चों, 50 हर्ट्ज कहलाएगी। अर्थात जो इंडियन है ना, जो भारत की फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है बच्चों, 50 हर्ट्ज होती है। ओके, तो हम इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। F बराबर 1/T, T में हम क्या रखेंगे, समय रखेंगे 1 सेकेंड, और चक्र कितना रखना है बच्चों 50 चक्र, तो 50 हर्ट्ज निकल करके आ रहा है। वहीं पे मैं बता दूं आपको कि यदि हम बोले कि F बराबर 1/T, मतलब हम 25 चक्र की बात करें, हमको 25 चक्र का निकालना है तो कितना समय लगेगा बच्चों, हम भाग देंगे यहां पे तो कितने बार जाएगा है ना, ये 25 बार जाएगा। अर्थात हम यहां पे क्या कहेंगे कि यहां पे जो हमारे पास में निकल करके आएगी वो 25 हर्ट्ज निकल करके आएगी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये रहा बच्चों आवर्तकाल, आवृत्ति और चक्र, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इन फेज और आउट फेज, अर्थात एक कला और बाहर की कला या आउट फेज की हम बात करेंगे, फिर रिपल फैक्टर पढ़ेंगे है ना, लैगिंग लीडिंग भी पढ़ने वाले हैं, एवरेज वैल्यू है ना, और जो है तो हम देखने वाले हैं RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, बहुत सारी चीजें आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग को ये 3 टॉपिक समझ में आ गया होगा। चक्र किसे कहते हैं है ना, आवर्तकाल किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऐसी फंडामेंटल में, हम देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास में जो इन फेज होता है, आउट फेज होता है, वो कैसे काम करता है और उसका डायग्राम कैसे बनता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं इन फेज और आउट फेज को। 4th पॉइंट है बच्चों इन फेज,
ओके, इन फेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? एक कला। एक कला मतलब एक कला में है ना, एक कला में काम कर रही है, एक कला में। तो एक कला में कैसे होता है बच्चों कि दोनों जो करंट और वोल्टेज का जो वैल्यू हो वो कैसे हो? सेम हो, मतलब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? उसमें 0 होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों एक कला। ओके, डायग्राम में यहां पे समझ लेते हैं, डायग्राम में बनाकर के समझ लेते हैं। ये क्या कहता है? एक कला का मतलब क्या होता है बच्चों कि हम यहां पे देखेंगे कि 0 से शुरुआत होकर के और यहां पे जा रही है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में जो क्या है बच्चों, जो हमारे पास में क्या है? करंट और वोल्टेज है, मतलब वीएम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी दोनों का वैल्यू जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, अर्थात 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहां पे वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है ना, कोई इशू नहीं है, पर जो मिलने का समय होना चाहिए वो बच्चों कहां पे होना चाहिए? एग्जैक्ट 0 पर होना चाहिए। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे दोनों जाके सेम टाइम पे मिली हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक कला में, है ना। ये क्या कहलाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी, और ये एक कहलाएगी बच्चों आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये वैल्यू कहला जाएंगी v और t के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे बोलेंगे कि जो हमारे पास में क्या है बच्चों, जो हमारे पास में करंट है और जो वोल्टेज है वो कहां पे है? इन फेज में है, मतलब इनका जो फेज डिफरेंस है, ओके, जो फेज डिफरेंस है बच्चों कितना है? 0 है। ओके, कितना है? 0 डिग्री है। अर्थात जो करंट और वोल्टेज बन रहे हैं बच्चों, जो करंट और वोल्टेज बन रहा है वो क्या बन रहा है? 0 डिग्री पर बन रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं एक कला में। ओके, Vm जो होता है साइन ओमेगा टी मतलब वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है, और Im का मतलब होता है बच्चों करंट का मैक्सिमम वैल्यू। ओके, यदि 2 या 2 से अधिक प्रत्यावर्ती राशि जैसे वोल्टेज या करंट एक साथ शून्य से प्रारंभ होकर के अपने उच्चतम और न्यूनतम मान पर एक साथ पहुंचते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन फेज या एक फेज या सेम फेज में बोलते हैं। ओके, क्या कहता है? इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक वोल्टेज तथा करंट का मान एक साथ शून्य से प्रारंभ होकर शून्य से प्रारंभ होकर एक साथ शून्य से प्रारंभ होकर एक साथ उच्चतम और न्यूनतम मान पर पहुंचता है, तो उसे इन फेज या एक कला, है ना, क्या बोलेंगे? एक कला कहते हैं या एक कला में कहते हैं। ओके बच्चों, तो इन फेज का मतलब क्या होता है कि शुरुआत 0 से होनी चाहिए और मैक्सिमम में भी 0, है ना, मैक्सिमम भी साथ में पहुंचे, है, उसका मैक्सिमम जो कट आउट बने वो साथ में बने, और हमारी जो वैल्यू हो वो 360 डिग्री भी साथ में कंप्लीट करे। तो इसे हम बोलेंगे बच्चों क्या? इन फेज, जहां पे जो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस होता है वो बच्चों कितना होता है? 0 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इन फेज। अब हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं, आउट फेज किसे कहते हैं? आउट फेज का मतलब होता है बच्चों, आउट फेज को हम लोग हिंदी में बोलेंगे कला से बाहर, है ना। कला से बाहर का मतलब होता है कि वो सेम दिशा में सेम टाइम में नहीं पहुंच रही हैं, अर्थात उनकी जो दिशाएं हैं या उनका जो काम करने का समय है वो अलग अलग है। जैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ से हमारी एक
जो है तो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई। दूसरी हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों? दूसरी हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो यहां से स्टार्ट हो रही है और अलग टाइम में पहुंच रही है। अर्थात इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा बच्चों? इसका मैक्सिमम पॉइंट ये होगा, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ये होगा। ठीक है, ये पहुंच कहां पे रही है? यहां पे पहुंच रही है और यहां पहुंच रही है। अर्थात दोनों का क्या हो रहा है बच्चों? दोनों का जो डिग्री है वो अलग अलग है। अर्थात वोल्टेज करंट का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। हम बात करेंगे यहां पे, अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो जो हमारे पास Vm sin ओमेगा टी होता है ना, क्या होता है बच्चों? Vm sin ओमेगा टी होता है, वो जो है तो पहले पहुंचता है, और जो Im sin ओमेगा टी है बच्चों क्या होता है? Im sin ओमेगा टी जो है वो लेट पहुंचती है। अर्थात इसे हम बोलेंगे कला से बाहर। ओके, 0 से स्टार्ट हुई, 90 इसका यहां पे बन रहा है, लेकिन दूसरे नंबर का 90 यहां से बन रहा है बच्चों। ये 0 यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कला से बाहर है। मतलब ये एक साथ नहीं चालू हो रही है और एक साथ पहुंच भी नहीं रही है, और इसका अधिकतम और न्यूनतम मान भी अलग अलग समय पे हो रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आउट फेज या कला से बाहर। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या कहता है। इसकी परिभाषा क्या कहता है बच्चों? कि यदि हम इसी को देख लेते हैं, इसी संबंधित है। यदि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक वोल्टेज एवं करंट, मतलब विभव एवं धारा है ना, का मान है ना, वोल्टेज एवं करंट का मान एक साथ है ना, एक साथ शून्य से प्रारंभ नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होकर सॉरी प्रारंभ नहीं होता है ना, प्रारंभ नहीं होता है तथा अपने उच्चतम एवं न्यूनतम मान पर एक साथ नहीं पहुंचते हैं, तो वह आउट फेज या कला से बाहर कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि इन फेज क्या होता है? जब शुरुआत 0 से हो और मैक्सिमम में 7 में पहुंचे और लास्ट में 3 डिजिट कंप्लीट करें, तो जो उनका न्यूनतम हो, अधिकतम दूरी हो, है ना, जो अधिकतम मान हो और जो शून्य मान हो वो साथ में पहुंचे, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों फेज डिफरेंस 0 जिसका होता है उसे हम बोलते हैं इन फेज, और जिसका फेज डिफरेंस अलग होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आउट फेज या कला से बाहर। क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रही है? अलग अलग दिशा से हो रही है, अलग अलग जगह से हो रही है। उसका 90 डिग्री में अलग अलग फेज बन रहा है, मतलब उसका मान अलग अलग जगह बन रहा है, पहुंच भी अलग अलग टाइम में रही है, इसे हम बोलेंगे बच्चों कला से बाहर। तो हमने देख लिया है कि इन फेज का मतलब होता है यदि 2 या 2 से अधिक वोल्टेज करंट जब शुरुआत शून्य से हो और मैक्सिमम और न्यूनतम वैल्यू भी साथ में पहुंचे, तो उसे हम बोलते हैं इन फेज। वहीं पे हम बात करेंगे आउट फेज की, तो शुरुआत शून्य से ना हो, अलग अलग समय पे हो और उनका मैक्सिमम और न्यूनतम भी मान अलग अलग समय पे हो, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? आउट फेज की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं कला से बाहर या आउट फेज। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, है ना। तो इसको आप लोग को जो है तो नोट्स में मेंटेन करना है, इनको आपको लिख करके जाना है ना, पढ़ करके जाना है बच्चों। एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि एसी फंडामेंटल जो होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके,
अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों रिपल फैक्टर क्या होता है। ओके, तो हम लोग 6 पॉइंट देख लेते हैं, है ना, 6 पॉइंट देख लेते हैं बच्चों रिपल फैक्टर। ओके, क्या देख लेते हैं रिपल फैक्टर, है ना। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या लैगिंग और लीडिंग पहले समझ लेते हैं, फिर रिपल फैक्टर देख लेंगे, है ना। तो हम लोग 5वां 6वां पॉइंट देखते हैं बच्चों लीडिंग। लीडिंग क्या होती है? ओके, तो लीडिंग क्या होती है बच्चों, पहले ये देख लेते हैं। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी। अग्रगामी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्रगामी किसे कहते हैं ये देख लेते हैं, है ना। फिर देखेंगे पश्चगामी किसे कहते हैं बच्चों। तो हम देखेंगे अग्रगामी का मतलब क्या होता है बच्चों कि यदि करंट वोल्टेज से परिपथ में पहले निकल जाती है और पहले पहुंच जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीडिंग की कंडीशन कहते हैं। अर्थात वह जो है तो लीड कर रहा होता है। तो मैं बता दूं आप लोग को, अग्रगामी का मतलब होता है कि कोई एक हमने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया बच्चों। ये रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया और यहां पे हम लोग देख रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे एंगल कितना बन रहा, मान लो थीटा डिग्री का बन रहा है। तो इस कंडीशन में यदि करंट बच्चों कहां पहुंच जाए, ये करंट हो गई, है ना, और ये क्या हो गया बच्चों, ये वोल्टेज हो गया। अर्थात वोल्टेज से करंट पहले पहुंच रही है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, अग्रगामी। अर्थात ये क्या कहलाएगा, लीडिंग कहलाएगा, अग्रगामी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहीं पे, है ना, इसकी पश्चगामी का देख लेते हैं, पर परिभाषा इसकी पहले लिख लेते हैं, है ना। परिभाषा क्या कहता है लीडिंग का, यदि करंट वोल्टेज, ओके, यदि करंट वोल्टेज से, यदि करंट वोल्टेज से परिपथ में पहले पहुंच जाती है उसे लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ओके, लीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि यदि करंट वोल्टेज से पहले पहुंच जाए परिपथ में तो उसे हम लीडिंग कहेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 7वां पॉइंट, है ना। दोनों फिर मैं अंतर अभी पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को समझाने वाला हूं, है ना। तो लैगिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। ओके, तो लैगिंग क्या कहलाता है ये भी देख लेते हैं। लैगिंग का मतलब होता है बच्चों पश्चगामी। ओके, तो पश्चगामी क्या होता है ये देख लेते हैं। तो पश्चगामी का मतलब होता है बच्चों कि यदि करंट वोल्टेज से, है ना, यदि करंट क्या लिखेंगे हम लोग, यदि करंट मतलब धारा। ओके, यदि करंट वोल्टेज से, यदि करंट वोल्टेज से परिपथ में देरी से पहुंचती है, देरी से पहुंचती है, तो उसे पश्चगामी कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्या हो गया, लैगिंग का मतलब क्या हो गया कि यदि करंट वोल्टेज से परिपथ में देरी से पहुंचती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पश्चगामी बोलते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, तो ये देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है जिसको हमने वोल्टेज ले लिया है, और यहां पे हम दिखाएंगे बच्चों क्या, करंट की वैल्यू, और ये थीटा डिग्री से जो है एंगल बना रही है। इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे लैगिंग की कंडीशन। ओके, लैगिंग मतलब होता है बच्चों पश्चगामी। अब मैं आप लोग को इन दोनों में अंतर समझाने वाला हूं, मजा आने वाला अभी पढ़ने में कि आप लोगों ने देख लिया अग्रगामी क्या होता है, पश्चगामी क्या होता है, पर मैं आपको दोनों को कंबाइंड में बताऊं तो क्या बता दूंगा मैं आप लोग को बच्चों। तो देखो अब देखो आपको समझना क्या है, यहां पे समझना यह है बच्चों कि हमारे पास में हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ले लिया। ओके, ये हमने क्या किया बच्चों, रेफरेंस लाइन ले लिया। अब यहां पे मैं बताऊंगा आप लोग को कि जो यहां पे एंगल बन रहा है और जो यहां पे एंगल बन रहा है बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, लैगिंग और लीडिंग होंगे।
अब मैं यहां पे बोलूंगा तो ये होगा क्या बच्चों, अग्रगामी होगा, है ना, अग्रगामी होगा। और ये क्या बनेगा बच्चों, पश्चगामी बनेगा। ओके, ये लैगिंग फैक्टर है और ये लीडिंग फैक्टर है ना। तो अब हम देखेंगे कि यहां पे जो बन रहा है बच्चों एंगल, वो थीटा डिग्री बन रहा है, यहां पे भी थीटा डिग्री बन रहा है। तो अब हम यहां पे रेफरेंस लेते हैं। यदि हमारे पास में कोई क्या है, यदि हमारे पास में क्या है बच्चों, कि हमारे पास में कोई रजिस्टर है ना, रजिस्टिव सर्किट है, या हम बोलेंगे कि प्रतिरोध वाली, है ना, प्रतिरोध वाली जो सर्किट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रजिस्टर, है ना, या रजिस्टिव सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो करंट की वैल्यू होती है और जो वोल्टेज का वैल्यू होता है बच्चों, क्या होता है, करंट और वोल्टेज क्या होती हैं, इन फेज में होते हैं। इस पावर फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। अर्थात यहां पे फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री का होगा। ओके, यहीं पे हम बात करें कि ये रेफरेंस में हम क्या बोलें कि करंट यहां पे है और वोल्टेज कहां पे है बच्चों, वोल्टेज कहां पे है, यहां पे है। तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट अगर पीछे है तो उसे हम बोलेंगे पश्चगामी, और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट पहले जा रही है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, अग्रगामी। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अग्रगामी किसे कहते हैं, पश्चगामी किसे कहते हैं। तो बच्चों यहां पे समझ लो आप लोग कि मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है ना, इकाई पावर फैक्टर होता है, जो कि किस सर्किट में होता है, रजिस्टिव सर्किट में होता है। अच्छा, पश्चगामी कहां पे होता है, तो पश्चगामी हम बोलेंगे बच्चों जहां पे कॉइल होता है। ओके, कॉइल का फॉर्म होता है, कॉइलिंग होता है। और अग्रगामी कहां पे होता है बच्चों, जहां पे कैपेसिटिव होता है, अर्थात कैपेसिटिव फॉर्म होता है, ये कैपेसिटर का फॉर्म होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं बच्चों अग्रगामी। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, अभी मैंने क्या किया बच्चों, ये रेफरेंस लाइन खींच लिया, मैंने क्या खींच लिया, रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया बच्चों, रेफरेंस लाइन खींच लिया। फिर से मैं यहां पे बना के बता दूं आप लोग को। ओके, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। मैंने क्या किया कि ये जो है ना, एक मैंने क्या किया बच्चों, रेफरेंस ले लिया, क्या, रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब रेफरेंस में हम लोग देखेंगे, रेफरेंस लाइन हमने नॉर्मल लाइन खींच लिया। अब हम देखेंगे कि यहां पे लैगिंग कैसे बनेगा और लीडिंग कैसे बनेगा। तो मैंने बताया जैसे कि ये रेफरेंस से ऊपर और एक नीचे की बात हम करें तो नीचे जो बनेगा, अगर यहां पे ये हम रेफरेंस ले लिए क्या, वोल्टेज। ठीक है, हमने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट अगर पीछे है तो बच्चों ये क्या बनेगा, पश्चगामी बनेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, पश्चगामी। ठीक है, अर्थात ये लैगिंग पावर, लैग कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है थीटा डिग्री। ठीक है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम बोलेंगे कि अगर वो करंट जो है वोल्टेज से पहले पहुंच रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, अग्रगामी बोलेंगे। ठीक है, अग्रगामी बोलेंगे। अर्थात वो क्या कर रहा है, रेफरेंस वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज से पहले पहुंच रहा है करंट, अर्थात वो क्या होगा बच्चों, थीटा डिग्री आगे चल रही है, जिसे हम बोलेंगे अग्रगामी। अब हम बोलेंगे रेफरेंस में वोल्टेज क्या होता है, तो यहां पे हम बोलेंगे बच्चों की करंट और वोल्टेज जो होता है वो 0 डिग्री में होता है। कितने डिग्री में, 0 डिग्री में होता है। यहां पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा 30 40 60, है ना, 30 40 60 जो भी एंगल बन रहा होगा। एंगल थीटा डिग्री हमने इसीलिए रखा है कि ये जो है ना रेफरेंस लाइन से है, तो आई थिंक मान लेते हैं हम लोग यहां पे कि 90 डिग्री है ना, तो 40 45 डिग्री यहां पे बन रहा होगा, 40 45 डिग्री यहां पे बन रहा होगा। लेकिन मैं अगर बात करूं यूनिटी पावर फैक्टर की, तो यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है, जब वोल्टेज और करंट का मान 0 डिग्री होता है, उसे हम इकाई पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और शुद्ध प्योर यहां पे हम बोलेंगे पश्चगामी में क्या होता है बच्चों, कॉइलिंग का फॉर्म जब होता है, जब पश्चगामी होता है, कैपेसिटिव फॉर्म होता है, कैपेसिटिव फॉर्म होता है बच्चों, है ना, कैपेसिटर जहां पे लगे होते हैं वहां पे हम अग्रगामी बोलेंगे, वहां पे अग्रगामी होता है। अब मैं बात करूं आदर्श कंडीशन में, अगर आदर्श कंडीशन की हम बात करें, कैपेसिटिव फॉर्म में आदर्श कंडीशन में क्या होता है, कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। और आदर्श कंडीशन में कॉइलिंग के फॉर्म में 90 डिग्री पश्चगामी करंट होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अग्रगामी का मतलब होता है करंट लीड कर रही हो, करंट पहले पहुंच रही हो। पश्चगामी का मतलब होता है बच्चों वोल्टेज से किसी परिपथ में करंट पीछे चल रही हो, मतलब पीछे पहुंच रही हो, है ना। जैसे यहां पे देखो लो, अग्रगामी का मतलब क्या होता है, ये वोल्टेज हो गई और ये करंट हो गई। तो करंट क्या कर रही है बच्चों, करंट पीछे पहुंच रही है और वोल्टेज आगे पहुंच रहा है, मतलब ये क्या हो गया, अग्रगामी हो गया। वहीं पे पश्चगामी की बात करें, है ना, तो सॉरी यहां पे अग्रगामी हो गया, तो अग्रगामी का मतलब होगा बच्चों करंट पहले पहुंच रही है। हाँ ठीक बना था वहां पे,
करंट पहले पहुंच रही है, वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है। हम यहां पे अगर बात करेंगे पश्चगामी की तो क्या होगा, पश्चगामी का मतलब होता है बच्चों, पश्चगामी का मतलब होता है कि हमारी जो करंट है वो बाद में पहुंच रही है, वोल्टेज पहले पहुंच रहा है। जैसे हमने यहां पे देखा रेफरेंस लाइन हमने देख लिया, रेफरेंस लाइन में रेफरेंस लाइन के नीचे जो बनता है पश्चगामी बनता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या बनता है बच्चों, अग्रगामी बनता है। लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आते ही आते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। यदि समझ में नहीं आया होगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, तो मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझा दूंगा, केवल लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर को, अर्थात अग्रगामी और पश्चगामी क्या होता है, कैसे काम करता है, पूरा फंडामेंटल आप लोग को समझा दूंगा अच्छे से, इत्मीनान से। एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा 5-10 मिनट का, उसमें आप लोग को सारी चीजें बता दूंगा, पर कब, जब आप लोग मुझे मैसेज करेंगे कि चीजें समझ में नहीं आई है। ओके बच्चों, अब हम लोग शुरुआत अगला टॉपिक करते हैं, अगला 8वां टॉपिक देख लेते हैं। तो 8वां क्या है बच्चों, 8वां हमारे पास जो है वो 8वां टॉपिक है बच्चों क्या, एवरेज वैल्यू, औसत मान क्या होता है। एवरेज वैल्यू मतलब होता है औसत मान। ओके बच्चों, तो औसत मान क्या होता है ये देख लेते हैं। तो औसत मान जो होता है बच्चों क्या कहलाता है, किसी भी करंट वोल्टेज का जो औसत मान होता है उसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो किसी परिपथ में डीसी करंट के द्वारा स्थानांतरित आवेशों की संख्या यदि उसकी परिपथ में समान समय तक एसी है ना करंट द्वारा स्थानांतरित आवेशों की संख्या के बराबर होती है, वह डीसी करंट एसी करंट के औसत मान का बराबर कहलाता है। इसलिए एसी करंट में औसत मान उसकी डीसी वैल्यू ही कहलाती है। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहता है, एसी करंट जो है तो डीसी करंट के बराबर है ना, क्या कहता है कि औसत एवरेज वैल्यू, औसत मान क्या होता है बच्चों, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, ओके, किसी परिपथ में डीसी करंट के द्वारा, डीसी करंट के द्वारा स्थानांतरित क्या, स्थानांतरित आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या यदि स्थानांतरित आवेशों की संख्या यदि उसी परिपथ में समान समय तक एसी करंट द्वारा स्थानांतरित आवेशों की संख्या बराबर हो तो वह डीसी करंट एसी करंट के, है ना, एसी करंट के औसत मान के बराबर होती है, के बराबर होती है।
ओके बच्चों, तो एवरेज वैल्यू क्या कहलाता है, औसत मान क्या कहलाता है कि किसी परिपथ में डीसी करंट के द्वारा स्थानांतरित आवेशों की संख्या यदि उसी परिपथ में समान समय तक एसी करंट द्वारा स्थानांतरित आवेशों की संख्या बराबर हो तो वह डीसी करंट एसी करंट के औसत मान के बराबर होगी। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों कि एक परिपथ में अगर जितना काम डीसी करंट कर रही है और उतना ही काम एसी करंट उसी परिपथ में काम कर ले और दोनों बराबर सेम परिपथ में सेम काम करें तो उस परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, या उसे हम क्या बोलेंगे, औसत मान, एवरेज वैल्यू। औसत मान का समझ रहे हो ना आप। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, यहां पे कोई एक व्यक्ति राम है ना, और एक व्यक्ति क्या है बच्चों, श्याम है। इसकी परिभाषा को समझना आप, है ना। ये दोनों क्या करें बच्चों कि एक जो है तो खेत है ना, इस खेत को हल करने के लिए, है ना, इस खेत को हल करने के लिए अगर राम को 1 घंटे लग रहा है तो श्याम को भी इसी खेत को हल करने के लिए 1 घंटे अगर लगे तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब राम और श्याम दोनों अलग अलग इस खेत को अगर क्या करते हैं, हल करते हैं, तो इन दोनों को अगर 1 घंटे लगते हैं, मतलब क्या होगा, दोनों का जो औसत मान होगा क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यहां पे वही कह रहा है कि जो डीसी करंट है और जो एसी करंट है अगर सेम परिपथ में सेम करंट वोल्टेज को क्या करे, स्थानांतरित करे, मतलब प्रवाहित करे, एक जगह से दूसरी जगह भेजे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे औसत मान। मैं आपको अब डायग्राम में बताता हूं। ये कोई मेरे पास में क्या है बच्चों, परिपथ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि बच्चों कि यहां पे वोल्टेज का मान मान लो, है ना, जो भी है 240 वोल्ट है। ये वोल्टेज का मान डीसी है। अगर ये डीसी परिपथ में काम कर रहा है और यहां पे क्या कर रहा है, वो जो है तो इस परिपथ में आवेशों को जो स्थानांतरण कर रहा है, तो जो लगने वाला समय है, और वहीं में हम बात करें एसी भी 240 वोल्ट है और ये भी उतना ही काम कर रहा है, उतना ही समय लग रहा है। मान लो इसमें काम करने में स्थानांतरित आवेशों की संख्या जो है दोनों बराबर समय पे बराबर स्थानांतरण करते हैं, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा औसत मान, एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं बच्चों। तो इसका सूत्र क्या होगा, IAV। AB का मतलब होता है बच्चों एवरेज वैल्यू, तो करंट का एवरेज वैल्यू बराबर क्या होता है, IDC। अर्थात हम बोलेंगे कि जो एवरेज वैल्यू होता है बच्चों एसी करंट का, वो डीसी करंट के बराबर होता है। तो एवरेज वैल्यू जो होगा बच्चों कितना होगा, एवरेज वैल्यू कैसे होगा, IDC बराबर IAC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला पॉइंट हो गया कि जो हमारे पास में एवरेज वैल्यू होती है वो डीसी करंट और एसी करंट कितनी होती है बच्चों, बराबर होती है। अब हम बात करें कि IAV अर्थात करंट का एवरेज वैल्यू का जो सूत्र होगा कितना होगा बच्चों, 2Vm अपान क्या होगा, पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओके, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये सॉरी किसका है, वोल्टेज का है ना, ये क्या है, वोल्टेज का है। V है ना एवरेज वैल्यू, मतलब वोल्टेज का एवरेज वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2Vm अपान पाई, है ना। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 0.37, है ना, 637 Vm। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम I की अगर बात करें एवरेज वैल्यू, तो उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, 2Im अपान क्या होता है बच्चों, पाई। और इसका जो मान होता है बच्चों कितना होता है, 0.637 Im। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हमेशा क्या पूछा जाता है, पूछ लेगा आपसे कि एवरेज मान जो होता है, औसत मान जो होता है, वोल्टेज का औसत मान कितना होता है, तो हमें बताना है बच्चों 0.637। और वहीं पे पूछ लेगा कि करंट का औसत मान कितना होता है, तो होता है बच्चों 0.637 Im। यहाँ पे Vm होता है मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ पे मैक्सिमम करंट होता है। अब हम सूत्र की बात करें, यदि आपसे पूछता है कि औसत मान का सूत्र बताइए, वोल्टेज के औसत मान का सूत्र बताइए, तो वोल्टेज का औसत मान का सूत्र क्या होगा बच्चों, IVAV, मतलब एवरेज वोल्टेज बराबर क्या होगा, 2Vm अपान पाई। वहीं पे अगर बात करेगा कि औसत मान, करंट के औसत मान का सूत्र बताइए, तो 2Im अपान पाई होता है। तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपको इसको नोट डाउन करना है कि औसत वैल्यू, जो वोल्टेज का औसत मान होता है उसका सूत्र होता है 2Vm अपान पाई, और जो करंट का औसत वैल्यू होता है वो 2Im अपान पाई होता है। और दोनों का जो मान होता है बच्चों वो होता है 0.637 Vm, और करंट का मान होता है 0.637 Im होता है। ओके, तो हमने देख लिया बच्चों क्या, अभी हमने देख लिया एवरेज वैल्यू। अब हम लोग देख लेते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है ना। तो एवरेज वैल्यू अभी हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होता है। ओके, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है बच्चों, उसको हम लोग 9 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 है आरएमएस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर मान वैल्यू। ओके, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं आरएमएस मान। क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या कहती है बच्चों, कि यदि किसी परिपथ में डीसी करंट प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसी परिपथ में समान समय तक एसी करंट प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के बराबर हो, तो वह डीसी ऊष्मा की मात्रा है ना, तो वह डीसी करंट एसी करंट आरएमएस वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, क्या कहता है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी परिपथ में डीसी है ना, धारा मतलब करंट। ओके, यदि किसी परिपथ में डीसी करंट है ना, धारा प्रवाहित करने पर ओके, डीसी धारा या करंट आप लिख सकते हैं, है ना, करंट प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ओके, उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसी परिपथ में समान समय तक एसी करंट प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बराबर हो तो वह डीसी करंट एसी करंट की आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर आरएमएस मान बराबर होता या होती है। क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी परिपथ में डीसी करंट की प्रवाहित है ना, डीसी करंट प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसी परिपथ में समान समय तक एसी करंट प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है, तो वह डीसी करंट एसी करंट की आरएमएस वैल्यू के मान के बराबर होता है। अर्थात कहना क्या चाह रहा है बच्चों कि किसी भी परिपथ में, अब मैं एग्जांपल अभी दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको लिख लूं और, है ना, क्या कहता है, एसी परिपथ में वोल्टेज या करंट
का हमेशा आरएमएस मान ही लेते हैं। जो एसी हमारे पास क्या होता है बच्चों, है ना, एक पॉइंट और लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि एसी परिपथ में वोल्टेज, है ना, वोल्टेज तथा करंट का हमेशा आरएमएस मान लेते हैं। वोल्टेज या करंट, है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्टेज या करंट, दो में से किसी एक का हम जो है तो क्या करते हैं बच्चों, आरएमएस मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि किसी परिपथ में डीसी करंट प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसी परिपथ में समान समय तक एसी करंट प्रवाहित करने में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि बराबर हो तो वह डीसी करंट एसी करंट के आरएमएस मान के बराबर होगी। अर्थात इस परिभाषा को मैं समझा दूं आप लोगों को बच्चों कि ये हमारे पास में क्या है, कोई बाल्टी है ना, और यहां पे हमने क्या किया है, बाल्टी में पानी भर दिया है बच्चों, और यहां पे हमने क्या कर दिया, हीटर लगा दिया है। अब हीटर हमने लगा दिया बच्चों। अब आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में कि आपके बाल्टी में पानी है और उसमें पानी भरा हुआ है और हम हीटर लगाते हैं। तो कहना क्या चाह रहा आरएमएस वैल्यू कि यहां पे हम डीसी सप्लाई अगर दें, अगर कोई बैटरी जोड़ दें प्लस और माइनस, और उसको गर्म करें, तो उसको गर्म करने में अगर कितना लग रहा है बच्चों, 10 मिनट लग रहा है। ओके, तो वहीं पे अगर हम डीसी की जगह में क्या कर दें बच्चों, एसी कनेक्ट कर दें, एसी करंट जोड़ दें प्लस माइनस, और उसको भी गर्म करने में, उतना पानी गर्म करने में 10 मिनट ही समय लगे, 10 मिनट ही समय लगे बच्चों, तो क्या कहलाएगा वो, एसी और डीसी का क्या कहलाएगा बच्चों, आरएमएस मान कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में अगर डीसी करंट हम जोड़ते हैं तो जितना वह उतना ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसी परिपथ में अगर हम एसी जोड़ दें और वो भी उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करे, तो डीसी और एसी का दोनों का आरएमएस वैल्यू क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, समान होगा। मैंने उदाहरण क्या लिया कि हमारे पास में एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी को गर्म करने में डीसी सप्लाई 10 मिनट ले रही है, तो वहीं पे हम लोग उसी पानी को सेम बाल्टी में एसी सप्लाई दें और उसको भी गर्म करने में 10 मिनट का समय लगे, तो वह क्या कहलाएगा बच्चों, डीसी और एसी का रूट मीन स्क्वायर अर्थात आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। तो एग्जांपल आई होप समझ में आ गया होगा कि सेम ऊष्मा उत्पन्न करे सेम सर्किट में और सेम समय में, समान समय में, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, आरएमएस मान जो होगा करंट डीसी और एसी का दोनों का बराबर कहलाएगा। ओके, अब हम इसका देखते हैं सूत्र क्या होता है। तो जो बच्चों हमारे पास क्या होता है, आरएमएस मान होता है, उसका सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे आरएमएस बराबर क्या होता है बच्चों, आरएमएस मान, है ना, जो आरएमएस मान होता है बच्चों क्या होता है, हम बोलेंगे अधिकतम मान बटे क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर रूट 2, जो इसका मान निकल कर के आता है बच्चों, कितना आता है, 0.707 आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वोल्टेज की बात करें, VRMS बराबर क्या होगा, तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, VM वोल्टेज का अधिकतम मान अंडर रूट 2 होगा और इसका मान क्या होगा हमेशा बच्चों, 0.707 VM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम I की बात करें करंट की, तो IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट का, तो हम बोलेंगे कि इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो मैक्सिमम, I मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम करंट, IM अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, और इसका भी मान क्या होगा बच्चों 0. है ना, इसका मान क्या होगा 0.707 IM। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को इसको नोट में लिखना ही है 100%, क्योंकि बच्चों क्या कह रहा है, आरएमएस मान जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, आरएमएस मान का जो सूत्र होता है तो क्या कहता है, अधिकतम मान बटे अंडर रूट 2, जिसका मान होता है 0.070, है ना, 0770। ओके, अब हम बात करेंगे वोल्टेज का। तो वोल्टेज का जो आरएमएस मान होता है उसका मान होता है 0.707 V मैक्स, और करंट का वहीं पे होता है बच्चों 0.707 I मैक्स। और इसका सूत्र जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास वोल्टेज का सूत्र होता है VRMS जो होता है V मैक्सिमम अपान अंडर रूट 2, और I का मान जो होता है IRMS का जो मान होता है IM अपान अंडर रूट 2। ओके, यदि आपसे पूछता है कि वोल्टेज का आरएमएस मान का सूत्र बताइए, तो VM अपान
है ना, Vm बटे अंडर रूट 2 लिखेंगे। और यदि पूछेगा आरएमएस का मान बताइए, करंट के आरएमएस मान बताइए, हम लिखेंगे Im अंडर रूट 2, है ना, Im बटे अंडर रूट 2। और इसका जो मान होता है बच्चों 0.707 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सूत्र याद रखना है दोनों का, और इन दोनों का मान याद रखना है। आरएमएस मान निकालने के लिए अधिकतम मान अपान, है ना, अधिकतम मान बटे 2 अंडर रूट 2। और वोल्टेज का और करंट का दोनों हम क्या करेंगे, अधिकतम मान वोल्टेज का अधिकतम मान बटे अंडर रूट 2 और करंट का अधिकतम मान अंडर रूट 2। और इनका दोनों का जो मान निकल कर आता बच्चों वो स्टैंडर्ड होता है 0.707। आप कोई भी संख्या लेकर के सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसका फाइनली वैल्यू जो आएगी वो 0.707 ही आएगी। कंडीशन क्या है कि जब किसी सर्किट में डीसी करंट वोल्टेज और एसी करंट वोल्टेज जब उसमें ऊष्मा सेम परिपथ में सेम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार का उसका फार्मूला निकल करके आता है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आरएमएस वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 100% आता है कि एवरेज वैल्यू का सूत्र बताइए या आरएमएस वैल्यू का सूत्र बताइए। करंट वोल्टेज का पूछेगा तो आपको बताना है। ओके, तो बच्चों ये रहा हमारा आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमने पढ़ लिया है ना। पॉइंट नंबर 9 हमने डिस्कस कर लिया है आज। अब हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं, है ना। पॉइंट नंबर हम 10 देख लेते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? ओके, पॉइंट नंबर 10 जो है बच्चों क्या है, फॉर्म फैक्टर, है ना। हमने शुरू में बताया था फॉर्म फैक्टर आज पढ़ना है, तो फॉर्म फैक्टर देख लेते हैं क्या कहता है। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है बच्चों, है ना, इसको हम लोग के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मान होता है बच्चों क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है ये हम देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो फॉर्म फैक्टर के एफ बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे आरएमएस मान जो अभी हम पढ़ रहे थे, है ना, आरएमएस मान बटे एवरेज वैल्यू औसत मान, ठीक है, बटे एवरेज मान, है ना। हिंदी में लिख दूं तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर मान अर्थात एवरेज आरएमएस मान, और ये हो जाएगा औसत मान जो इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा फॉर्म फैक्टर का। अब इसका जो फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है बच्चों ये हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जो साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है कितना होता है, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है अर्थात के एफ कितना होता है बच्चों। तो हम बोलेंगे कि आरएमएस मान कितना होता है 0 पॉइंट, है ना। आरएमएस मान हमने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या हमने देखा था कि 0.707 होता है। और एवरेज मान कितना होता है बच्चों 0. कितना होता है 637 होता है। और इनका दोनों का जब भाग दोगे बच्चों तो कितना निकल करके आएगा 1.11 आएगा। अर्थात जो फॉर्म फैक्टर होता है बच्चों, जो फॉर्म फैक्टर होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो मान होता है 1.11 होता है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है बच्चों, हमेशा पूछता है कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो हमें बताना है 1.11 होता है। ओके, इसका सूत्र क्या होता है तो हम बताएंगे। फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है बच्चों आरएमएस मान बटे एवरेज मान औसत मान, ये हो जाता है हमारा फॉर्म फैक्टर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर हमेशा क्या होता है बच्चों 1 होता है, 1.11 होता है। किसका, साइन वेव एवं फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर हमेशा कितना होता है बच्चों, हमेशा 1.11 होता है। यदि आपसे पूछता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है तो हम बताएंगे 1.11, और साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है कितना होता है बच्चों 1.11। दोनों का, साइन वेव का और फुल वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों किसका, कि वर्गाकार या आयताकार का फॉर्म फैक्टर कितना होता है ना। तो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गाकार एवं आयताकार का फॉर्म फैक्टर हमेशा 1 होता है।
1 होता है। ये एग्जाम में आता है बच्चों, आप लोग कोई नहीं बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर किसे बोलते हैं बच्चों? तो फॉर्म फैक्टर जो होता है आरएमएस मान बढ़ता है एवरेज वैल्यू होता है, इसका मान कितना निकल करके आता है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1.11 होता है, अर्थात फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है बच्चों? 1.11 होता है। साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर हमेशा कितना होता है? 1.11 होता है। लेकिन वहीं पे वर्गाकार और आयताकार जो फॉर्म फैक्टर बनता है, जो वर्गाकार और आयताकार जो हमारे पास वेव फॉर्म बनती है, उसका जो मान होता है बच्चों कितना होता है? हमेशा 1 होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और ट्रेंगुलर है ना, हम बात करें त्रिकोण या ट्रेंगुलर, हमारे पास जो वेव फॉर्म होता है है ना, ट्रेंगुलर है ना, ट्रेंगुलर वेव फॉर्म जो हमारे पास में होती है, उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है बच्चों कितना होता है? 1.16 होता है। और वहीं पे हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है बच्चों, उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है कितना होता है? हमेशा हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है बच्चों? 1.57 होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। क्या क्या? साइन वेव और फुल वेव का कितना होता है बच्चों? 1.11 होता है। वर्गाकार और आयताकार का 1 होता है। ट्रेंगुलर का कितना होता है? 1.16 होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.57 होता है। ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया। फॉर्म फैक्टर को हमने देख लिया कि उसका सूत्र क्या होता है। फॉर्म फैक्टर को हम केएफ से दर्शाते हैं, आरएमएस अपान एवरेज वैल्यू होती है, उसे हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा 1.11 होता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि फॉर्म फैक्टर का मान बताइए, तो आपको टिक करना है 1.11 में। यदि वो स्पेसिफिक पूछ लेता है, यदि वो स्पेशल पूछता है, स्पेसिफिक पूछता है कि साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होगा, तो बताएंगे 1.11। या पूछ लेगा फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो बताएंगे 1.11। ये पूछ लेगा वर्गाकार या आयताकार का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1। ट्रिंगुलर वेव का कितना होता है, 1.1116। और हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, हम बताएंगे 1.57 होता है। तो बच्चों ये रहा हमारा फॉर्म फैक्टर है ना। हम 2 पॉइंट और आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल हम लोग आगे और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं है ना। तो आज की क्लास जो है तो 2 पॉइंट और डिस्कस करके खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। और फिर हम लोग कल लेकर के एक और लेक्चर आएंगे। तो अभी हमने देखा है 10 और अब हम देख लेते हैं बच्चों 11 है ना। 11 में क्या कह रहा है? पीक फैक्टर ओके, पीक फैक्टर। हमने फॉर्म फैक्टर पढ़ लिया, अब पीक फैक्टर देख लेते हैं है ना। इन चीजों को मैं कल एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा थोड़ा सा। तो पीक फैक्टर क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र क्या होगा? पीक फैक्टर जो होता है ना, जो पीक फैक्टर होता है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? अधिकतम मान ओके, अधिकतम मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम बोलेंगे अधिकतम मान बटे आरएमएस मान ओके, आरएमएस मान ओके, आरएमएस वैल्यू मतलब आरएमएस मान। ये हो जाएगा हमारा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को हम लोग के पी से दर्शाते हैं, और इसका जो सूत्र होगा बच्चों क्या बन जाएगा? आई एम है ना, मैक्सिमम वैल्यू अपान, एक मिनट, आई एम बाई √2 है ना। आई एम किसका मान हो गया बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया आई एम हो गया। आरएमएस का मान हम जानते हैं, आरएमएस का मतलब क्या होता है? आई एम बटे √2। जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे बच्चों तो कितना निकल करके आएगा? 1.414 निकल करके आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछता है बच्चों, आपसे कोई यदि पूछता है क्या कि पीक फैक्टर का मान बताइए, पीक फैक्टर का मान बताइए, तो हमेशा 1.414 आपको बताना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ओके। तो पीक फैक्टर हमने देख लिया है। अब हम यहीं पे देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर कितना होता है बच्चों। तो फुल वेव रेक्टिफायर का यही होता है ना। फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है बच्चों? तो हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर होता है 1.414 होता है। वहीं पे हम बात करें कि है ना, किसका? फुल वेव का और साइन वेव का ओके, साइन वेव का ठीक है। दूसरा नंबर देख लो, दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि वर्गाकार एवं आयताकार का कितना होता है?
तो आयताकार और वर्गाकार का पीक फैक्टर कितना होगा बच्चों? तो ये होगा आपका 1 हमेशा होता है, 1 हमेशा होता है, चाहे फॉर्म फैक्टर हो और चाहे पीक फैक्टर, दोनों 1 होते हैं। और तीसरा हम पॉइंट देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीक फैक्टर होता है बच्चों कितना होता है? तो हम देखेंगे कि इसका जो होता है बच्चों कितना होता है? 2 होता है। ओके, 2 होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हमने देख लिया बच्चों कि पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर को हम क्या करते हैं बच्चों? केपी से दर्शाते हैं, है ना, केपी से दर्शाते हैं, और फॉर्म फैक्टर को केएफ से दर्शाते हैं। तो ये रहा हमारा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे इसकी जो इसका जो सूत्र होता है पीक फैक्टर का, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू IM हो गया, आरएमएस वैल्यू को सूत्र हम जानते हैं कि IM बटे √2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों निकल करके आएगा 1.414। हमेशा पीक फैक्टर का मान होता है 1.414 होता है। लेकिन अगर वो पूछ ले वर्गाकार और हाफ वेव का, तो वर्गाकार आयताकार का 1 होता है और हाफ वेव का 2 होता है। ये डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, अब हम लास्ट में देखते हैं रिपल फैक्टर, है ना। लास्ट में हम लोग क्या देख लेते हैं बच्चों? रिपल फैक्टर देख लेते हैं, है ना। तो हमारा जो है तो आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। रिपल फैक्टर को पढ़ लेते हैं, और रिपल फैक्टर को पढ़ने के बाद जो है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कल क्लास लेकर के आएंगे, फिर उसमें आगे की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 12वां पॉइंट है क्या बच्चों? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, ओके, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे रिपेल। ओके, रिपेल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर क्या कहता है? रिपल फैक्टर को हम लोग जो है तो KR से दर्शाते हैं बच्चों, KR से दर्शाते हैं। और इसका जो सूत्र जो होता है बच्चों, KR बराबर क्या होता है? KR बराबर होता है √KF, मतलब फॉर्म फैक्टर का क्या होता है? फॉर्म फैक्टर का वर्ग माइनस 1 होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या कहता है? KR बराबर √KF है ना, KF स्क्वायर माइनस 1, अर्थात फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। तो KR बराबर हम क्या लिख सकते हैं? √ है ना, फॉर्म फैक्टर, मैं हिंदी में समझा दूं, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, ये होता है हमारा रिपल फैक्टर। ओके, तो रिपल फैक्टर जो होता है बच्चों, नंबर 1 हम देख लेते हैं फुल वेव के लिए और साइन वेव के लिए क्या होता है। तो हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो होता है बच्चों, है ना, रिपल फैक्टर कितना होता है? वो होता है 0.482 होता है। वहीं पे हम बात करेंगे हाफ वेव के लिए, तो हाफ वेव के लिए कितना होता है बच्चों रिपल फैक्टर? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर होता है वो कितना होता है बच्चों? 1.21 होता है। और इसको आप लोग को याद रखना है। वहीं पे हम वर्गाकार या आयताकार की बात करें, है ना, वर्गाकार एवं आयताकार की हम बात करें, है ना, तो उसका हमेशा कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो आज हमने बहुत सारी चीजों को देखा बच्चों, है ना। आज हमने देखा, है ना, कि हमारे पास में जो है वो चक्र क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है ना, इन फेज आउट फेज क्या होता है, लैगिंग लीडिंग क्या होता है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, बहुत सारी चीजें हमने देखा। पीक फैक्टर कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। प्रेरित प्रतिघात अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, एक्ससी क्या होता है, ये कल की मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोग को। फिर मैं पढ़ाऊंगा प्योर शुद्ध इंडक्टिव कॉइल क्या होती है ना, शुद्ध कैपेसिटिव कॉइल क्या होती है, यूनिटी पावर फैक्टर कैसे बनता है ना। फिर हम लोग दोनों में अंतर देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास नंबर 24 था ये। अभी लगभग 10 लेक्चर और होंगे, 8-10 लेक्चर में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने बहुत अच्छी क्लास को खत्म किया और इस क्लास से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसको सीरियसली लेकर के पढ़ाई करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।